कि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया और बीजेपी अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती है। तो क्या मेरा ये सवाल है कि क्या वो ये कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है या होने का दावा नहीं करती, कि वो कह रही है कि हमको क्रेडिट चाहिए, और उनको क्रेडिट कौन देगा, कांग्रेस में रहने वाला मुसलमान या देश का मुसलमान? मेरा सवाल देश के मुसलमानों से भी है और कांग्रेस के मुसलमानों से भी है। दूसरी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, उन्हें मुसलमान नहीं चाहिए। एमआईएम में क्या कमी है या क्या गलती है? आप शिवसेना को आप करते हैं ये अलायंस करते हैं, आप खुद को सो कॉल्ड सेकुलर बताते हैं और आप शिवसेना को अलायंस करते हैं। शिवसेना को अलायंस करने के बाद जो ही शिवसेना जो अपने असेंबली के अंदर खड़े होकर के सीना ठोक करके कहते हैं कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद शहीद किया। एमआईएम को बी टीम कहने वाले लोग यही उर्दू नाम वाले ज्यादा हैं कि अगर सन ऑफ मल्लाह है, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी यहाँ चलती है, यहाँ पे दलितों के नाम पे पार्टियां हैं, पिछड़ों के नाम पे पार्टियां चल रही हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई उसे बी टीम नहीं बताता। जबकि वो अलल ऐलान खुले तौर पे वो उनके साथ बीजेपी के साथ अलायंस करके उनका कोई हनुमान बनता है, कोई उनका कोई रथ खींचता है, खींचने की बात करता है, यानी वो पूरी तरह से खुले तौर पे बात करते हैं और बावजूद इसके लोग वो उनको बी टीम नहीं कहते। जी, सीवान से कैंडिडेट देखने को मिलेगा 24 में? जी बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, सीवान में जब भी इलेक्शन होगा 24-25 में, तो लोकल किन किन मुद्दों पे एमआईएम बारीकी से बात करेगी? जाहिर है जो सामाजिक मुद्दा है, जैसे महंगाई और बेरोजगारी है, तो ये तो पूरे देश का मुद्दा है, ये तो एक नेशनल एजेंडा है। उसके अलावा जो लोकल इश्यूज हैं, जिस तरह के भी जो इसको लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के जो भी लोकल इश्यूज होंगे, वो सारे इश्यूज हाईलाइट किए जाएंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। लाइव स्टार्ट है जी। सरवर इमाम साहब, आपने एमआईएम ज्वाइन किया है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मैंने एमआईएम बहुत कुछ सोच समझ करके और बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके, और पिछली पार्टी को जो मैंने छोड़ा है और यहाँ एमआईएम के प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो आगे चल कर के उस पर बात होगी। और एमआईएम में आने का मतलब अब ये लग रहा है कि जैसे मैं घर पे आया हूँ, अपने घर पे आया हूँ, और लोगों में जो अपनापन है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, वो एक अलग ही तरीके का मैसेज देता है कि वाकई में हम जो है अब जा कर के सही जगह पे पहुँचे हैं। आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया। इसका क्या वजह? कुछ दिन बाद भी कर सकते थे। नहीं, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी थी कि एक लोगों में एलानिया तौर पे पता चल जाए, लोगों को चले कि भाई एमआईएम ने यहाँ किसी नए को जिम्मेदारी सौंपी है और वो बंदा कौन है, क्या है, कैसा है, लोगों को ये जानकारी हो, तमाम आवाम पब्लिक जो भी है, तमाम समाज के लोगों में ये मैसेज चला जाए कि एमआईएम जो है यहाँ फिर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, और उस सक्रियता को लेकर के जो है उन्होंने अपना एक अध्यक्ष नियुक्त किया है, और फिर आने वाले वक्त में कमेटियाँ बनेंगी और फिर उस पर अपना वो काम शुरू करेंगे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि आने वाले चुनाव में जाहिर सी बात है कि सबकी भागीदारी होनी है, तो एमआईएम पीछे क्यों रहे। अच्छा, पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके एमआईएम में आने का क्या मतलब है? देखिए, हर आदमी बेहतर और सम्मान की तलाश में रहता है। वो हर इंसान का अपना एक ज़ाती नज़रिया है, और कांग्रेस में एक घुटन सी थी। कांग्रेस में आप फ्री नहीं थे। वहाँ सीधा कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है कि लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब नज़दीक जाने पे पता चलता है कि हकीकत क्या है, आपको हमेशा वहाँ सेकंड लाइन में रखा जाएगा, सेकंड लाइन में रहने के लिए कहा जाएगा, और सेकंड लाइन में से आगे निकलने के लिए आप कोशिश भी कीजिएगा तो आपको कोशिश नहीं करने दी जाएगी। हम लोगों को काम करना था, हम लोगों को अपने लिए, अपने आवाम के लिए काम करना था। तो काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हो जहां हम काम करें, हम समाज के लिए हम कुछ करके दिखाएं,
और वो चीज़ें कांग्रेस में नहीं हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस अपनी जड़ता को ख़त्म नहीं करना चाहती। जो उसके साथ, कांग्रेस के साथ जो हालात है अभी, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहती, उसको बदलना नहीं चाहती है। और हम लोगों को है बदलाव चाहिए, तो बदलाव के लिए ज़रूरी है कि हम बदलाव करें। चुनाव के पहले बहुत सारे लोग इधर से उधर पार्टी चेंज करके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि टिकट वगैरह का मकसद है, टिकट वगैरह आपको नहीं मिलता तो आप इस पार्टी में आ गए? नहीं, तो ये वो वाला जो बदलाव है, टिकट वाला जो बदलाव है, वो चुनाव आने के पे होता है, चुनाव के पहले नहीं होता। अभी तो चुनाव में काफ़ी टाइम है, अभी लोकसभा का कह लें तो लगभग करीबन 6-8 महीना बाकी है। और कोई भी चुनाव लड़ने के लिए संगठन का होना ज़रूरी होता है। और MIM को लग रहा था कि हमारे पास अभी संगठन उतना मजबूत नहीं है। लोग काम कर रहे थे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, लेकिन उतनी मजबूती से जो है अपनी दावेदारी नहीं रख पा रहे थे। और ऐसे में उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी, हम आए और हमें ये सब जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस जिम्मेदारी को पूरी करने में हम सब साथ मिल करके जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। आने वाले टाइम में जो कमेटी बनेगी, नई कमेटी आपके द्वारा, तो जो पहले से जो लोग हैं, जो भी पोस्ट है, उनको सम्मान दिया जाएगा, उसी पोस्ट पे रखा जाएगा, या उनको पोस्ट से हटाया जाएगा, उनको या नई जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं, जाहिर है रीशफल तो होता है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो बदलाव तो होता है। अब ये रहा कि कौन कहाँ पे है, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ों को देखना बाकी है अभी। और उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, उनके कामों को देखा जाएगा, उनकी एबिलिटी जो है कि वो किस लायक में हैं, वो किस पोजीशन पे हैं या किस पोजीशन पे होने लायक हैं, वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि पुराने लोगों को छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ एक झंडा बुलंद तो रखा था। और आगे भी वो पूरे अपनी मेहनत और लगन से काम करें पार्टी के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चला जाए। संगठन के मजबूती के लिए क्या पुराने साथियों को भी आप एकजुट करने की कोशिश करेंगे? पुराने साथी एकजुट हैं, यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनसे अभी कुछ दिन पहले तक तो मैं नहीं जानता था कि ये लोग MIM के और यहाँ एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन ये सारे लोग आए और मिले हमसे, तो हमें लगा कि नहीं, वाकई में यहाँ पे जो है MIM के लोग हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। और जाहिर सी बात है कि पुराने लोगों को लेकर के चला जाएगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कांग्रेस में आपकी क्या क्या, इतने दिन आप कांग्रेस में थे, आपकी क्या क्या योगदान थी, किस पोस्ट कांग्रेस में हम कहाँ आपने काम किया? कांग्रेस में हम अल्पसंख्यक विभाग में थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। और उसी दौरान एक प्रोग्राम भी हुआ था यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष का हम लोगों ने प्रोग्राम भी कराया और गांव-गांव उसके लिए घूमे हम लोग, और गांव में लोगों को वहाँ आने के लिए इनकरेज किया। आपको पता ही है कि कांग्रेस में भीड़ जुटाना इस वक्त कितनी मुश्किल है, बावजूद इसके हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। और लेकिन उसी दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि हम लोग गलत जगह पर सर मार रहे हैं। यहाँ आप कुछ भी करेंगे, आपको पीछे ही धकेला जाएगा, हत्ता कि आपको मंच पे जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी भी राजे रजवाड़ों का सिस्टम जो है वो चल रहा है, और राजे रजवाड़ों के सिस्टम में हम लोग फिट नहीं बैठते। MIM को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है जी, तो कैसे साबित कीजिएगा मुसलमानों की पार्टी नहीं, जैसे बिहार में कोई हैसियत नहीं है, देखिए स्वीकार करते हैं, उसके लिए क्या कीजिएगा कि ये बड़ा अहम रहा है हमेशा, हर जगह इसी बात को लोगों ने उठाया, और उठाने वाले कोई दूसरे नहीं होते हैं, हमारे उर्दू नाम वाले लोग ही ज़्यादा हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर सन ऑफ मल्लाह है, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी यहाँ चलती है, यहाँ पे दलितों के नाम पे पार्टियां हैं, पिछड़ों के नाम पे पार्टियां चल रही हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई उसे बी टीम नहीं बताता, जबकि वो अलल ऐलान खुले तौर पे वो उनके साथ बीजेपी के साथ अलायंस करके उनका कोई हनुमान बनता है, कोई उनका कोई रथ खींचने की बात करता है। यानी वो पूरी तरह से खुले तौर पे बात करते हैं, और बावजूद इसके लोग वो उनको बी टीम नहीं कहते, और हम खुले तौर पे उनकी मुखालफत करते हैं। बावजूद इसके लोग हमें बी टीम इसलिए कहता है कि वो जो लोग हैं जो रखे गए हैं हर उर्दू नाम वाले हर पार्टियों में, वो इसीलिए रखे गए हैं कि वो MIM को काउंटर करें, और दूसरी कोई वजह नहीं है उनको कहने की, क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है कहने की कि हम बी टीम हैं। हम हर जगह लड़ते हैं और हर जगह लड़े हैं और लड़ेंगे भी, हर जगह मुखालफत की है और हर जगह मुखालफत में रहे हैं हम। लेकिन मामला वही है कि उर्दू नाम वालों को ये डर है कि MIM ऐसा ना हो कि उनकी कुर्सी जो है कमज़ोर कर दे या उनकी कुर्सी खींच ले। उर्दू नाम वालों का जिक्र कर रहे हैं आप, सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, वजह
नहीं, इसलिए कि एमआईएम को बी टीम कहने वाले लोग यही उर्दू नाम वाले ज़्यादा हैं, बजाय बजाय सेकुलर लोगों के, सेकुलर तो नहीं कह सकते, जो इसमें सोशल समाज जो है उनके लोगों को उतनी फिक्र नहीं है एमआईएम को लेकर के, जितनी फिक्र ये उर्दू नाम वालों को, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में रहने वाले जो उर्दू नाम हैं उनको जितनी फिक्र है एमआईएम की, और जितनी उनके पास बातें हैं एमआईएम के लिए, उतनी दूसरे लोगों को नहीं है। आपके कहने का मकसद साफ ये है कि जो मुस्लिम लीडर्स जो दूसरी पार्टियों में हैं वो एमआईएम को ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फिर उनको अपनी जो उनकी जो ये हिस्सेदारी है, जो भी कह लें, उनकी पार्टियों में जो शमूलियत है या पार्टियां उनको जो पालती पोसती हैं, वो उनको अपना डर लगता है कि अब हमारा क्या होगा या हम किस तरह कर पाएंगे। अगर एमआईएम मजबूत हुई तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम से दूसरी पार्टियां अलायंस करेंगी, दूसरी पार्टियां उनको अलायंस करेंगी। अलायंस हुआ भी है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी अलायंस कर चुके हैं, पप्पू यादव के साथ अलायंस कर चुके हैं, बसपा के साथ अलायंस कर चुके हैं। तो उनके साथ लिए हम बुरे नहीं हैं, बुरे सिर्फ उन लिए बनते हैं कि जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो उर्दू नाम वाले हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है एमआईएम से। क्या लगता है एमआईएम का मुस्तकबिल आगे चल करके कितना बड़ा हो सकता है? अब आप देख लीजिए, मुस्तकबिल आपके सामने है कि अब जब हैदराबाद से निकले और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते चले गए और बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे, ये एकदम 100% तय है कि एमआईएम का मजबूत होना यकीनी है। कहा जाता है कि सीमांचल में सिर्फ उसके बिहार में उसकी पकड़ है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसको लेके क्या? ये तो आने वाला वक्त बता देगा कि सीमांचल में मजबूत है और बाकी जगह में क्या है, ये आने वाला वक्त बता देगा। इसमें अभी हम लोग कोई दावेदारी नहीं करेंगे, लेकिन ये तय है कि यहाँ उत्तरी बिहार में भी एमआईएम जो है उतनी ही मजबूत होगी जितनी कि सीमांचल में है। अच्छा, सीमान में जब भी इलेक्शन होगा 24-25 में, तो लोकल किन किन मुद्दों पे एमआईएम बारीकी से बात करेगी? जाहिर है जो सामाजिक मुद्दा है, जैसे महंगाई और बेरोजगारी है, तो ये तो पूरे देश का मुद्दा है, ये तो एक नेशनल एजेंडा है। उसके अलावा जो लोकल इश्यूज हैं, जिस तरह के भी जो इसको लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के जो भी लोकल इश्यूज होंगे, वो सारे इश्यूज हाईलाइट किए जाएंगे। ठीक है, हो गया? हाँ, बेनिफिट होगा। सबसे पहले मीडिया साथियों को मेरा सलाम, आदाब। सरवर इमाम साहब को एमआईएम में जुड़ने से एमआईएम पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है एमआईएम के लिए, और ख़ासकर मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ के एआईएम में आने का काम किया, और पार्टी इनको सिवान जिले का जिला अध्यक्ष का प्रभार दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पहले से भी बहुत सारे हमारे साथी हैं सिवान के, हमारे युवा अध्यक्ष हैं और हामिद साहब हैं, ये सिवान में यही लोग काम देख रहे थे। गाहे बगाहे हमको आना पड़ता था, लेकिन मुझे अब कम ही आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे भाई सरवर इमाम साहब पार्टी का काम संभालेंगे और आगे के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जी, सिवान से कैंडिडेट देखने को मिलेगा 24 में? जी बिल्कुल मिल सकता है। ये आप कंफर्म नहीं है कि ये पार्टी सिवान में उतारेगी अपने कैंडिडेट? हमारी पार्टी अभी मंथन कर रही है। अगर हमारे संगठन यहाँ मजबूत हो जाती है, 6-7 महीना बाकी है, तो इंशाल्लाह जरूर कैंडिडेट यहाँ एमआईएम में कितना कॉन्फिडेंस है? क्या एमआईएम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो अपने कैंडिडेट उतारे तो उसे जिता पाएगी? देखिए, हारना और जिताने वाली बात जहाँ तक है, ये तो आवाम की बात है। फिर भी तैयार, जनता जिसको जिताए, जिसको हराए, लेकिन पार्टी हमारी लड़ेगी, पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, और जहाँ से भी कैंडिडेट उतारेगी एआईएम पार्टी, वहाँ से जोश खरोश के साथ पार्टी लड़ेगी, और उम्मीद के साथ हम लोग लड़ेंगे कि हमारी पार्टी कैंडिडेट यहाँ से जीते। एमआईएम बिहार में कितना प्रत्याशी उतारना चाह रही है? लोकसभा में कम से कम 20 सीट पे हमारी पार्टी कैंडिडेट उतारने वाली है। सिवान और गोपालगंज शामिल है उसमें? जी, गोपालगंज तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है। इसलिए गोपालगंज कंफर्म है
कि हमारे मीडिया के साथी ने कहा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये साबित करना है MIM को, गोपालगंज रिजर्व सीट है, वहाँ से दलित कैंडिडेट होंगे और आने वाले दिन में लोगों के मुंह पे ताला लगेगा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। तो क्या MIM में गैर मुस्लिम को भी जगह दी जाएगी, उसको भी उतनी वरीयता दी जाएगी जितना कि आप सरवर इमाम साहब को दे रहे हैं या फिर बाकी लोगों को दे रहे हैं? जी, बाकी लोग भी मेरे भाई हैं, उनका भी हक बनता है हमारे पार्टी में इलेक्शन लड़ने का, मेंबर बनने का, किसी भी पद पे रहने का। आप देख लें, राजस्थान देख लें, वहाँ भी हमारे हिंदू भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमारे हिंदू भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो ठीक है, हैदराबाद में भी लड़ रहे हैं। वहां से कैंडिडेट उतारेंगे। जी, 4-5 विधायक आप लोग जीत के आए थे सीमांचल से, उधर से कोई नॉन मुस्लिम दलित से कोई कैंडिडेट देखने को मिलेगा आपके पार्टी से? जी बिल्कुल मिलेगा। ये तो 25 की बात आप पूछ रहे हैं हमसे। 25 की पूछ रहे हैं जी 25 में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 100 तो हिंदू परिवार से हम लोग लेंगे कैंडिडेट को और यहाँ इलेक्शन लड़वाएंगे। मैंने जहाँ आप मजबूत स्थिति में वहाँ की कहीं भी दे दीजिए जहाँ उतना आपकी पकड़ नहीं है, जहाँ आप लोग जीतते आ रहे हैं। अरे कौन सी पार्टी इतनी मजबूत है? पीछे लोकसभा चुनाव हुआ, इतनी बड़ी पार्टी RJD एक भी सीट नहीं निकाल सकती, एक भी सीट नहीं निकाली, तो किसको आप मजबूत समझते हैं और किसको कमजोर समझते हैं? वजह क्या था कि आपके विधायक आपके पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, वो पार्टी, हर पार्टी में लोग आते हैं और निकल के जाते हैं। ये उन्होंने बहुत गलत काम किया और उनसे भी ज्यादा गलत काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने किया कि हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसका खामियाजा उनको आने वाले दिन में दिखाई देगा। तो नहीं लगता है कि आपके संगठन में कमी रही होगी, आपकी पकड़ में कमी रही होगी, जिसके बदौलत ये सबके सब भाग गए? कोई एक नहीं, दो जाता सबके सब तो नहीं भागे, 4 भाग गए। 4 कम होता अगर है। भागना सबको होता तो अख्तर इमाम साहब भी भाग जाते। सिर्फ उन्हीं को छोड़ा गया, बाकी तो सब चली गए। ये वो नहीं टूटने वाले थे, वो बिकने वाले नहीं थे। बहुत सारे मीर कासिम आज भी जिंदा हैं, जिनका सबूत वही दिए हैं कि हाँ हम क्या है। कभी उनको कोई वहां पूछता नहीं था। MIM के टिकट से जीत के आए वो लोग और थोड़ी सी लालच और लोभ में पड़ के पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। आने वाले 25 में उनको पता चल जाएगा कि पार्टी छोड़ने से हमको क्या फायदा हुआ। सारी पार्टियां हैं, आप खुद को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत अच्छा देखता हूँ, मजबूत समझता हूँ अपने पार्टी को। मेरी पार्टी जहाँ भी है ईमानदारी के साथ है, ना इस पे कोई दाग धब्बा है और ना कोई दलाली का टप्पा है। 2025 में अगर वापस से आपके विधायक आते हैं और आपसे आर्गुमेंट करते हैं कि दोबारा वो MIM में ज्वाइन करेंगे, तो क्या आप पुनः एक बार विचार करेंगे उन पर? जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। पार्टी उनको कभी भी अपने खेमे में शामिल नहीं कर सकती है, इसलिए वो गद्दार हैं। गद्दार को कभी फिर दोबारा सटाया नहीं जाता। जितने विपक्ष के नेता थे सबके ऊपर ED CBI की जांच रही, इतने मुखरता से बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर कोई जांच नहीं लगाया। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई आपको चोर दिखते हैं क्या? ना उन्होंने कोई घोटाला किया, वो अपना ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जो भी उनका मामलात है चुस्त दुरुस्त है। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर इनकम टैक्स छापा डाल सकती है तो अपना रिटर्न भरते हैं वो। ऐसा नहीं है वो कभी मंत्री नहीं रहे हैं कि किसी काम में वो घोटाला किए हों या घोटाले का संभावना हो जिनके ऊपर CBI छापा डाले या ED डाले। चलिए लास्ट सवाल, सारण में प्रभारी हैं। तो ही धारा काम कर रहा है, ये तो मानते हैं देश में। पहले UP और NDA था और अब NDA और इंडिया। आप किसी धड़ के साथ नहीं, ये इससे क्या आप जवाब? देखिए, और NIA की दुनिया चल रही है पूरे विश्व में। अच्छा, बहुत सारी पार्टियां अभी बाकी हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी पार्टियां और हैं। आप किसी धड़े के साथ नहीं, इसका आप तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है, ऊपर CBI छापा डाले या ED डाले। चलिए लास्ट सवाल, सारण में प्रभारी हैं। तो ही धारा काम कर रहा है, ये तो मानते हैं देश में। पहले UP और NDA था और अब NDA और इंडिया। आप किसी धड़ के साथ नहीं, ये इससे क्या आप जवाब? देखिए, और NIA की दुनिया चल रही है पूरे विश्व में। अच्छा, बहुत सारी पार्टियां अभी बाकी हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी पार्टियां और हैं। आप किसी धड़े के साथ नहीं, इसका आप तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है, ये आपको मैं अवगत करा दूं। और जिन लोगों के साथ इन लोगों ने अपना गठबंधन बनाया है, ये सेकुलर पार्टियां जो नामो नेहाद की सेकुलर पार्टियां हैं, तो इन लोगों ने
शिवसेना को भी अपने साथ रखा है। शिवसेना से बुरी तो MIM पार्टी नहीं है, जो कि ये लोग हमारे पार्टी से भागे फिर रहे हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब बिहार सदर, उन्होंने खुला ऑफर दिया कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो इसी डर से वो हमारे पार्टी को नहीं मिला रहे हैं कि जो हमारे सरवर इमाम साहब ने कहा कि जो उर्दू नाम वाले लोग हैं उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, और जो आज तक बहला फुसला के या डरा के वोट लिया जा रहा है अल्पसंख्यकों से, वो वोट मिलना सेकुलर पार्टियों को बंद हो जाएगा। तो आपके पोस्ट 4 महीना बाकी है, कब फ्रंट बनेगा? मात्र 4 महीना। ये तो 4 महीना काफी दिन होता है, 120 दिन अभी बाकी है। नहीं, तो इस पे भी तो गौर करना है कि आखिर आपकी स्थिति ऐसी क्यों है कि आपको कोई अपने में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप कहाँ हैं और क्यों आप इतनी कमजोर हैं? नहीं, हम तो इतना अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। मीडिया बंधु जो भी समझे, पार्टी हमारे अपने आप को कमजोर नहीं समझती। अगर कमजोर समझती पार्टी तो हैदराबाद से चल के यहाँ बिहार में इतना झंडा नहीं गाड़ती। और रही बात गठबंधन की, तो अंदरूनी बात चल रही है, हमारे शीर्ष नेता लोग बात कर रहे हैं। आपको इसी महीना में इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा कि हाँ, ये तीसरा फ्रंट बन रहा है और उसका नाम क्या है। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि किसी सवाल का जवाब हम देना जी चाहते हैं। बताइए। जो दूसरी पार्टियां गठबंधन नहीं करना चाह रही हैं, दूसरी पार्टियों को मुसलमान का वोट चाहिए। दूसरी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, उन्हें मुसलमान नहीं चाहिए। ये क्लियर उनका मैसेज है। अब समझने वालों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर MIM में क्या कमी है या क्या गलती है। आप शिवसेना को आप करते हैं एग्रीमेंट, ये अलायंस करते हैं, आप खुद को सो कॉल्ड सेकुलर बताते हैं और आप शिवसेना को अलायंस करते हैं। शिवसेना को अलायंस करने के बाद जो ही शिवसेना जो अपने असेंबली के अंदर खड़े होकर के सीना ठोक करके कहते हैं कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद शहीद किया, आप उनसे अलायंस तो कर लेते हैं, लेकिन आप MIM से अलायंस नहीं करते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। और ख़ास करके उनको जो लोग इसको बीजेपी की बी टीम बताते हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ऐसा है, हम क्यों छूत हैं, क्यों छूत बनाया गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान मजबूत हों, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, मुसलमान एक झंडे के नीचे जमा हों। उनको बिखरा हुआ मुसलमान चाहिए, उनको कमज़ोर मुसलमान चाहिए, उनको सिर्फ वोट देने वाला मुसलमान चाहिए। उनको डराया जाए कि बीजेपी के खिलाफ हमको वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट नहीं दीजिएगा तो वो आ जाएगा, और अंदर खाने में सबकी सेटिंग है। अभी एक मिसाल दे देते हैं छोटी सी। अभी हाल में एक बयान आया था, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं कमलनाथ जी, उनका एक बयान आया था मध्य प्रदेश में। उनको क्रेडिट चाहिए बाबरी मस्जिद की शहादत का। ये आप सब लोग को पता ही होगा कि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया और बीजेपी अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती है। तो क्या मेरा ये सवाल है कि क्या वो कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है या होने का दावा नहीं करती, कि वो कह रही है कि हमको क्रेडिट चाहिए, और उनको क्रेडिट कौन देगा, कांग्रेस में रहने वाला मुसलमान या देश का मुसलमान? मेरा सवाल देश के मुसलमानों से भी है और कांग्रेस के मुसलमानों से भी है। शुक्रिया। बहुत सही जवाब।